हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और अब तक हम 6 पार्ट पढ़ भी चुके हैं और आज हम इसका 7वां पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने एसी और डीसी में अंतर जाना, एसी के तात्क्षणिक मान, शिखर मान, औसत मान और सबसे इंपॉर्टेंट आरएमएस मान, इनके बारे में हमने जान लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए। फिर हमने आर परिपथ पढ़ लिया है और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट कल जो मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल और सी सर्किट हमने पढ़ लिए। चलिए अब पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सर्किट हमारा स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बहुत ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई का लुत्फ उठाइए, चीजों को बार बार देखिए भाई, ठीक है ना। अच्छा, मैं शायद एग्जाम्पल नंबर 10.7 तक आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना। 10.8 एक बात और बता दूं मैं आपको कि कई क्वेश्चनों में कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, तो कैलकुलेशन फिर मैं छोड़ दिया करूंगा भाई, देखना है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.8 की। आप निकाल लें बच्चों पेज नंबर 227 पर, 227 पर ना, सब निकाल लें और मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ें एक बार। एक प्रतिरोध विहीन कुंडली, अब देखो समझना, प्रतिरोध विहीन मतलब आर का मान 0 है। कुंडली का प्रेरकत्व एल आपको दे रखा है, आर नहीं है एल है, मतलब 100% एल सर्किट की बात कर रहा है। खाली कुंडली बोल दे तो वो सर्किट आर एल भी हो सकता है, क्योंकि हर कुंडली का अपना एक प्रतिरोध होता है। पर बोला है प्रतिरोध विहीन कुंडली, प्रतिरोध तो है नहीं है, और उस कुंडली का प्रेरकत्व, प्रेरकत्व याद है क्या आपको? एल, स्वयं प्रेरकत्व एक तरीके से कुछ ना बोले तो है ना, कितना है? 5/पाई मिली हेनरी। और आप बच्चों मिली को हटाने के लिए 10⁻³ का उपयोग करोगे। आप जानते हो ये चीज तो, ठीक। इसे 50 हर्ट्ज आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। तो प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात करो। घात प्रतिघात XL, प्रेरणिक प्रतिघात समझे आप? धारते प्रतिघात XC, प्रेरणिक प्रतिघात XL, एक तो ये ज्ञात करना है। और पढ़िए, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, आपको करंट भी दे रखा है I = 0.5 एम्पियर, तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी ज्ञात करो। VL भी आपको ज्ञात करना है। आंकड़े पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होनी चाहिए, समझे बातों को। देखो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते वो ढंग से अगर हमें समझ में आ जाए। इसने दिया हुआ था भाई प्रतिरोध विहीन कुंडली है, R 0 हो गया, L की वैल्यू 5/पाई मिली हेनरी, मिली कम आप खूब ट्रीटमेंट जानते हो बच्चों। फ्रीक्वेंसी दी, आवृत्ति XL, प्रेरणिक प्रतिघात नाम तो याद हो ही गया होगा। करंट 0.5 एम्पियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो निकाल लो XL। आप XL का क्या सूत्र जानते हो कि सर जी XL तो ओमेगा L होता है। ओमेगा नहीं दिया पर हम जानते हैं आगे भी साहब ये 2πfL होता है। तो XL कितना निकल के आएगा? 2 गुणा पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। अब देखो सुनना, L पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू जमाने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि पाई से पाई कटेगा, देखना यहां पर। तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 और L है 5/पाई 10⁻⁻3। पाई ने पाई को मारा, ठीक। 5 गुणा 2 10,
50 से मुलाकात करेगा तो 500, आपको दिख रहा होगा 500 गुणा 10⁻³ हेनरी, और 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 2 जीरो खा गया और 1 पॉइंट लग जाएगा। तो जो XL निकल करके आएगा 0.5, सॉरी हेनरी क्यों आएगा भाई, क्या कर रहे हो, ओम। समझना, XL का मात्रक क्या होता है, ओम। आप याद करो बच्चों, XL है क्या चीज, प्रतिबाधा, रुकावट। प्रतिरोध की तो प्रतिरोध, उसका मात्रक भी आपने क्या पढ़ा है, ओम पढ़ा है। तो याद रखना पहले तो कि जो XL का मात्रक है वो क्या आएगा, ओम आएगा। एक आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। आपको सूत्र ढंग से याद होना चाहिए, और मैंने पिछली वीडियो में उम्मीद है आपको रटा भी दिया है शायद, कि XL होता है ओमेगा L, ओमेगा होता है 2πfL। सारे मान जमाए, सॉल्व कर लिया। कठिन बताइए कब होता सवाल, जब ये पाई नीचे ना देता तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती, पर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्लिक करना। रही बात BL की, तो देखो जब अगर XL आ गया है, XL अगर हाथ में आ जाए तो बिल्कुल आप ओम के नियम पे पहुंच जाओ। वोल्टेज निकालना है, और वोल्टेज में ओम्स लॉ कहता है B बराबर IR, B बराबर IR। तो I तो धारा है, और R का मतलब रुकावट, और कुंडली की रुकावट को आप XL के नाम से जानते हो। तो इसका सूत्र क्या बनेगा बच्चों, I × XL। याद रखिएगा, BL का सूत्र क्या बनेगा बच्चों, I × XL। आप कहोगे सर आपने तो LdI/dt लिखाया है, बिल्कुल लिखाया है। तो बेटा dI/dt कहीं है ही नहीं है इसमें। बताओ समय में परिवर्तन कहाँ है, धारा इतनी बह रही है, धारा में परिवर्तन थोड़ी है ये। अगर धारा में परिवर्तन और समय में परिवर्तन होता तो बिल्कुल मैं LdI/dt ही लगाता, पर यहां नहीं लगेगा, है ना। तो BL कितना आएगा देखना, करंट 0.5 और XL 0.5, 5 गुना 5 25, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो 0.25 वोल्टेज। योर आंसर। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में हमें XL निकालना था, और दूसरे क्वेश्चन में हमने उसका वोल्टेज निकाला है। बहुत सरल है, बहुत सरल है। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। रफ्तार में आप इसको नोट कर लें, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करें, क्योंकि अब ऐप में भाई स्क्रीनशॉट तो आपसे लिया नहीं जाएगा, तो बेटर रहेगा स्क्रीन पॉज और फिर लिखो। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। हो गया नोट सबसे। ये था 10.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 10.9। संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैरड है। संधारित्र की धारिता आपको सीधे रखी है 50 पिकोफैरड। उसका 5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज दी हुई है। भारतीय प्रतिघात ज्ञात करो, XC ज्ञात करना है। देखते हैं। दस 10.9 संधारित्र की धारिता आपको दे रखी है 50 पिकोफैरड, यानी कि 50 गुणा 10⁻⁻12। सब परिचित हैं पिको से, नैनो -9 पिको -12। फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज, 5 गुणा 10⁻³ हर्ट्ज, और भारतीय प्रतिघात XC हमें ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन दिमाग खराब करने वाली है। सही है, समझ में आया ना। धारिता 50 पिकोफैरड, फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज एंड XC आपको फाइंड आउट करना है। तो XC का सूत्र क्या बनेगा साहब जी, XC याद करो 1/ω/c। ओमेगा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, 2πfc। अब इसमें सारे आंकड़े आप पुट कर दो। 1/2 पाई की वैल्यू चाहो तो 22/7 जमा लें, या 3.14, 22/7 जमा लो यार।
7 ऊपर घूम गया ना। फ्रिक्वेंसी कितनी है 5 गुना 10 की घात 3 और c कितना है, क्या इसको मैं 5 गुना 10 की घात -11 लिख सकता हूं क्या? तो क्योंकि एक 0 खा गया ना -12, क्या बचा देखना भाई साहब, सुनिए 5 गुणा 2 कितना बच रहा है 10, 5 गुणा 2 कितना हो रहा है 10, ठीक है। तो 10 को यहां ऐड करूंगा तो 10 की घात 4 दिख रहा होगा मुझे, समझना। 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 4 और यहां नीचे 10 की घात -11, तो 10 की घात कितना बचेगा -7। 5 का 22 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, इसी चीज को आप लिख सकते हो 7/11 गुणा 10 की घात -6, ऊपर आकर प्लस के 6 हो जाएंगे। आप चाहो तो एक 0 इससे उधार ले लो, एक्स सी बराबर 70/11 मान लें इसको, 10 की घात 5 मान लेंगे इसको। 70 में 11 का भाग दे रहा हूं तो 11 छिंगी 66, कितना बचा 4 पॉइंट लग गया, कितना हो जाएगा 40, तो 11 थी 33, कितना बचा 7, 70 हो गया, तो 11 छिंग 66, 6.36 गुणा 10 की घात, एक 0 आपने उधार ली थी ना, तो 5। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आपको कैलकुलेशन में होगी, बुक में क्या आंसर दिया है, बुक का आंसर भी 6.37 गुना 10 की घात 4, 6.37 10 की घात 4 कैसे आया भाई, एक सेकंड चेक करने दो, 50 और 5, एक बार देखना, पावर देख लो खाली सिर्फ, 10 की पावर 3 किलो की वजह से आया और ये -11 आया, तो 5 दूनी 10, 1 0 और 4 0 और -7 बचेगा, बिल्कुल सही है, हाँ -7 बचेगा और 1 0 ये खाएगा तो -6 ऊपर प्लस है, बिल्कुल सही आंसर, सही है भाई, सही कर लेना किताब का आंसर, किताब के आंसर में एरर है, आप उसे सही कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन तो जो हमारा आंसर आएगा वो सही आएगा, बड़ा वक्त तो आप सब जानते ही हो भाई ना, नोट करें इसको। चलो, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10.9। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल नंबर 10.10 की, पढ़िए। 10.10 बोल रहा है कि एक माइक्रो लगा लेना, जगह छूट रही है, किसी बुक में ना हो तो, 1 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा है, सी आपको दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, बी इज इक्वल टू 200√2 sin 100t, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो, आई का मान हमें निकालना है। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 10.10, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, 1 गुणा 10 की घात -6 फैरड, है ना, और जो वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200√2 sin 100t वोल्ट। ये मैं एक बार चेक कर लूँ, V इज इक्वल टू 200√2 sin 100t वोल्ट, बिल्कुल सही है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो, बुद्धि लगाना बच्चों अपनी, सब सोचना, हमें निकालनी है धारा आई। पहली बात तो ये परिपथ प्रत्यावर्ती परिपथ है, वोल्टेज बदल रहा है ना टी के पद में, इसलिए। और जब मैंने कहा था कि प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई चीज बिना एड्रेस के आ जाए, इसने कहा धारा निकालो, पर बच्चों एसी में तो 4 तरह की धारा है ना, तात्क्षणिक, शिखर, और कौन सी बच गई, आरएमएस और औसत, नाम नहीं दिया, अंडरस्टूड है, आईआरएमएस मानना है। एक तो ये बात समझ में आना जरूरी है, बहुत से बच्चे तो यही कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इसने तो कहा ही नहीं आईआरएमएस, आप आईआरएमएस क्यों मान रहे हो। बच्चों मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि बिना पते की चिट्ठी कहां भेजनी है, आरएमएस के घर भेजनी है। तो इसने कहा धारा निकालो, कौन सी निकालो ये नहीं कहा, इसका मतलब अंडरस्टूड मैं आईआरएमएस निकालूंगा, एक बात। अब सर आईआरएमएस निकलेगा कैसे, तो भैया करंट का आप क्या सूत्र जानते हो, ओम्स लॉ जानते हैं, बी बराबर आई आर, आई बराबर बी अपॉन आर।
तो IRMS है, सोचना मैं थीम बना रहा हूं, अगर हमें IRMS फाइंड आउट करना है तो क्या ये भी BRMS हो जाएगा? भाई I नॉट निकालना होता तो B नॉट हो जाता, I एवरेज निकालना होता तो B एवरेज हो जाता, बटे उसकी प्रतिबाधा। अब ये R परिपथ होता तो नीचे R आता, L परिपथ होता तो नीचे XL आता, रुकावट XL तो होती है। परिपथ कौन सा है? चूंकि सिर्फ धारिता की बात की है तो ये धारतीय परिपथ है, C परिपथ है, तो बच्चों नीचे XC आएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग यहां लगाना बस केवल। ये स्टेप समझ में आते ही अब इस सवाल में कोई दम नहीं बचेगी, मेरी गारंटी है। समझो चीज को फीलिंग के साथ। आपको धारिता 1 माइक्रोफैरड दे रखी है, वोल्टेज का एक समीकरण दे रखा है और पूछ रहा है कि धारा निकालो। सबसे पहली बात सर, धारा कौन सी? चूंकि बिना एड्रेस के पूछा गया है और जब तक एड्रेस नहीं होता तो हम उसे कहां भेजते हैं? IRMS के पास भेजते हैं। तो मैंने IRMS का सूत्र दिमाग में सोचा तो BRMS बटे XC क्यों आया, ये आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या है, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, दोनों चीज निकाल लो। सबसे पहले तो आप बच्चों BRMS के बारे में सोचो साहब। तो BRMS कैसे निकलेगा? बच्चों बुद्धि का उपयोग करो, ये B नॉट है, समीकरण याद करो। जैसे मैंने बहुत सवाल किए हैं आपको, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आपका क्या है? B नॉट। और BRMS का सूत्र बिल्कुल जानते हैं साहब, B नॉट बाई रूट 2। V नॉट कितना है बच्चों? ध्यान से देखो, 200 अंडर रूट 2 और नीचे अंडर रूट 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 200 वोल्ट बचेगा साहब। समझ में आया? BRMS। अब XC की बात की जाए तो XC होता है 1/ओमेगा C, और दिमाग लगाओ तो ओमेगा है साइन ओमेगा टी, टी का गुणांक ओमेगा होता है, टी का गुणांक कितना है? 100, तो ओमेगा साहब कितने आ गए? 100। और रही बात C की, तो यह है 10 की घात -6। कुल मिलाकर के 10 की घात -6 और यहां 10 की घात 2, 10 की घात -4 बचेगा, ऊपर जाकर 10 की घात +4 हो जाएगा ओम में। यह बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ आप? तो एक ही बार में समझ में जानी चाहिए, इतना कठिन नहीं है। अब आप IRMS निकालना है तो IRMS की जगह मान जमाओ। BRMS कितना है? 200, और XC कितना आया? 10 की पावर 4, ऊपर ले जाओ तो IRMS आएगा 2 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर। समझे ना कैसे? +4 ऊपर गए तो -4 आ जाएंगे, -4 2 0 खा के -2, और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि IRMS बराबर 0.02 एम्पियर। कितना आंसर आ रहा है चेक करिए एक बार, बिल्कुल 0.02 एम्पियर ही आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाना। इससे पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, गंदी कैलकुलेशन थी। एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आते जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, भाई ये बात ध्यान रखना आप। तो आप 2 क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट लगा लें, एक तो 10.8 और दूसरा बच्चों 10.10। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं। 10.11 क्या कह रहा है? पढ़ना। 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, कुंडली लगाई जाती है, 100 ओम का प्रतिघात उत्पन्न करती है। कुंडली 100 ओम का प्रतिघात, प्रतिघात मतलब x और कुंडली मतलब L। XL 100 ओम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है और XL है, तो कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करो। प्रेरकत्व मतलब L ज्ञात करना है। देखिए विचार करिए, हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10.11 के बारे में, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कुंडली जो प्रतिघात बना रही है वो है 100 ओम। बोला है इसने कुंडली,
का प्रतिघात। मैंने एक बात आपको पहले ही कही थी कि बच्चों आपको समझना बहुत ढंग से पड़ेगा चीजों को, और प्रेरकत्व मतलब एल निकालना है भाई। दो प्रेरकत्व हैं, स्वयं और अन्योन्य। अब अन्योन्य की तो बात है ही नहीं है, तो स्वयं है खाली, ठीक। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप एक्स एल का सूत्र ओमेगा एल यानी कि 2πfl जानते हो। हमें एल निकालना है तो सूत्र एक्सएल अपॉन 2πf हो जाएगा। एक्स एल कितना है 100, 2 गुणा 22/7 मान लें, कुछ ही मान लो, तो 22/7 भाई साहब ऊपर पहुंच गए। और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। तो विचार करें, 50 गुणा 2, 100 ने 100 को मार दिया, क्या बच गया 7/22। तो सॉल्व कर लो, इसमें क्या है। L बराबर 7/22। देखो 7 में 22 का भाग देख लो यार। ये सबसे पहले पॉइंट लगेगा तो यहां 0 आ जाएगी 70, ठीक है। 22 का भाग 3 बार गया, 22 3 66, कितना बचा 4, कितना हो जाएगा 40। 22 एकम 22, 18, 0, 7 बार गया क्या, 8 बार, 8 बार गया, 8 बार गया। तो जो आंसर आया लगभग मान लीजिए 0.0, सॉरी बिल्कुल 0.0, अरे यार क्या कर रहा है, 0.318 हेनरी, या इसको मिली हेनरी में भी लिख सकते हैं। किताब में कैसा आंसर दिया हुआ है पढ़ना, बिल्कुल 0.318 हेनरी इज योर राइट आंसर। खत्म। इसमें क्या था बताओ, ये भी ठीक क्वेश्चन है, छोटा सा है। बोर्ड में ज्यादा लंबा भयंकर कैलकुलेशन आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन, आप देखना, कंफर्म गारंटी से नहीं है, मैं सारे कराऊंगा, बेफिक्र रहें, पर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। क्लियर है यहां तक, एक बार नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा नेक्स्ट। कल अपन लास्ट टर्न पर आर परिपथ पढ़ चुके हैं, एल परिपथ पढ़ चुके हैं और सी परिपथ भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम हमारी नई हेडिंग स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा नया परिपथ होगा, अब कॉम्बिनेशन चलेगा। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे बच्चों आर एल परिपथ की। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये कौन से परिपथ पर विचार करने वाले हैं बच्चों, आर एल परिपथ पर। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, समझो पहले मन लगाकर मजे से। अब कॉन्सेप्ट चेंज करने वाला हूं मैं, तो इसे अगर समझ लिया आर एल को, तो आर सी भी हो गया ये मानो, और आर एल सी भी हो गया। आज मैं पूरे दिन में बचे हुए टाइम में आर एल ही समझाऊंगा ढंग से, फिर कल मैं दोनों एक साथ करा दूंगा आपको, आर सी और आर एल सी। तो विचार करें और समझें बहुत ढंग से। जैसा कि नाम है सर जी आर और एल सर्किट, इसका मतलब आर का मतलब प्रतिरोध जुड़ा होगा, और एल का मतलब कुंडली, श्रेणी क्रम में। हमारे जो भी सर्किट है समांतर क्रम नहीं है, श्रेणी क्रम पढ़ना है अपने को। तो सीधी सी बात है सर, ऐसा करो, एक तो आर वैल्यू का प्रतिरोध ले लो, और एक एल स्वयं प्रेरण गुणांक की कुंडली ले लो, और इन दोनों को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से अटैच कर दो। ये आर प्रतिरोध हो गया, और ये एल स्वयं प्रेरण गुणांक वाली कुंडली हो गई। क्लियर। इस स्रोत की वोल्टता आप मान लो कि V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब विचार करना स्टार्ट करते हैं। सोचिए, मान लो कि सर्किट में करंट है I। कितना करंट बह रहा है I। तो अब तक एक ही एलिमेंट हुआ करता था, प्रतिरोध था। तो आपने बी आर क्या निकाला, मैं आपको याद करा दूं एक बार। प्रतिरोध के लिए आपने बी आर आई आर निकाला, और उसको आपने बी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर किया। आई डायरेक्ट निकल के आ गया आर से भाग दे करके।
फिर आपने जब कुंडली की बात की तो यही सूत्र L di/dt आया था। इसको आपने B0 sin ओमेगा टी के बराबर किया, गुणा भाग करके di आया, समाकलन किया तो I आया, और साइन को कॉस जो आया था उसको आपने साइन में कन्वर्ट किया था। दो तरीके थे, π/2 प्लस ओमेगा टी, π/2 माइनस ओमेगा टी। तो मैंने तरीका बताया कि बाहर जैसा चिन्ह है उसके हिसाब से काम लेना है। फिर आपने सी सर्किट पढ़ा तो BC आपने Q/C काम में लिया बच्चों। यहां से Q निकाल करके आपने अवकलन करके करंट निकाला। इसमें जब आपने R सर्किट पढ़ा तो वोल्टेज करंट की दिशा में ही हुआ करता था। L सर्किट में वोल्टेज आगे था π/2 कोण, और C में वोल्टेज पीछे था π/2 कोण। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब सुनना, अब अकेला तो है नहीं है जो अकेले की चल जाएगी, दोनों की चलेगी भैया आपकी बार। तो आप परिपथ में बहने वाला करंट मान लीजिए I। कितना करंट मान लो? I। तो ये जो प्रतिरोध है ना, VR की बात करना चाह रहा हूं बच्चों। VR से मेरा मतलब है कि दो तरह के वोल्टेज बनेंगे अब सर्किट में। एक तो बनेगा प्रतिरोध के सिरों पर और एक बनेगा कुंडली के सिरों पर। तो प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा IR। हां या ना? और ध्यान से सुनना बच्चे, कहां गलती करते हैं। कुंडली का जो वोल्टेज है, आप सोच रहे होंगे सर ये हमें पता है कितना बनेगा। कितना बनेगा? L di/dt। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो तब बनता है जब ये अकेला होता है। अब भैया अकेले की थोड़ी चलेगी, दोनों की चलेगी। तो अब सबको ओम के नियम का पालन करना होगा। इसका वोल्टेज बनेगा I, और कुंडली की रुकावट तो आप जानते ही हो XL। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जब सिंगल सिंगल हुआ करते थे, जैसा कि आप अब तक पढ़ते आए हो, तो BR IR वे तो हमेशा यही रहता है, इसमें कोई बदलाव आता ही नहीं है। खैर, पर कुंडली में जब सिंगल थी कुंडली तो आपने L di/dt पढ़ा, और संधारित्र में आपने Q/C का उपयोग किया। ठीक है ना? तो RL सर्किट पे हम बात कर रहे हैं, हमने R प्रतिरोध जोड़ दिया। आराम से समझें, एक समझ में आने का मतलब है पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो R मान का आपने एक प्रतिरोध लगा दिया, L स्वयंप्रेरण गुणांक की आपने एक कुंडली लगा दी, श्रेणी क्रम में जोड़ा। AC सोर्स वोल्टेज वही B बराबर B0 sin ओमेगा टी। अब चर्चा करता हूं, करंट मान लो I है, प्रतिरोध का वोल्टेज IR, कुंडली का वोल्टेज IXL। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब सुनना, क्या करना है? सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाना है। जब सिंगल सिंगल हुआ करता था तो आप इनको बराबर कर देते थे, या बराबर तो नहीं कर सकते। तो बच्चों फेजर आरेख बनाने का प्रयास करिए। और आप फेजर आरेख कैसे बनाओगे, बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा सब। सबसे पहले दो अक्ष बना दें, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और 0। अब सुनना बच्चों, वोल्टेज दो हैं। देखो, पिछली बार एक वोल्टेज और एक करंट था, तो मैं पहले वोल्टेज बना दिया करता था। अब मैं वोल्टेज नहीं बना सकता पहले, क्योंकि बताओ कौन सा बनाऊं? BR बनाऊंगा तो BL कहेगा भाई हमसे दुश्मनी है क्या आपकी, हमें क्यों नहीं बना रहे आप। और अगर मैं BL बनाऊंगा पहले तो BR कहेगा भाई हमसे दुश्मनी है क्या, हमें क्यों नहीं बना रहे आप। और दोनों को एक साथ बना नहीं सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चों BR तो करंट की दिशा में रहेगा, दोनों एक साथ नहीं बन सकते। और BL करंट से आगे रहेगा π/2 कोण। तो फेजर आरेख बनाने के लिए अब मैं चयन करता हूं करंट का। ये लो, सपोज कि ये भाई साहब हमने करंट मान लिया, इस दिशा में मैंने क्या मान लिया? करंट। अब मुझे दो वोल्टेज बनाने हैं। एक तो बनाना है BR प्रतिरोध का वोल्टेज, और आपने अगर पिछले लेक्चर पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का वोल्टेज तो करंट की दिशा में ही होता है। बात करें दूसरे वोल्टेज की, BL की, तो आपको पता होना चाहिए BL करंट से π/2 कोण आगे होता है। कल का लेक्चर देखना नहीं पता हो तो। और बच्चों, कोण को अगर आगे करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। मेरा मतलब यह है कि BL कुछ यहां पहुंच जाएगा।
इसको ज्यादा बड़ा मत लेना। क्यों मत लेना, मैं पूरी कहानी समझाऊंगा, पहले आप समझते जाएं जितनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये दोनों 90 डिग्री पर है, ये वाला और ये कोण 90 डिग्री का है। क्योंकि ध्यान से देखो तो ये करंट है और ये BL है, और BL तो करंट से 90 डिग्री आगे चलता है। अब 90 डिग्री चूंकि इतना उठ चुका है तो इस ब्लॉक में तो पूर्ति पड़ेगी नहीं, अगले ब्लॉक में जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अगर आपको सदिश योग वाला कॉन्सेप्ट याद हो, अगर आपको थोड़ा सा सदिश योग वाला कॉन्सेप्ट याद हो, तो सदिश योग में हम ऐसे पढ़ते थे कि एक P वेक्टर इधर है, एक Q वेक्टर इधर है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इनके बीच में ही आया करता था, आपको याद होना चाहिए। तो आप देखिए दो, अब देखो हालांकि वोल्टेज अदिश राशि है पर फेजर आरेख में सदिश की तरह बिहेव करेगी। आप विचार करें, एक आपने चतुर्भुज योग का नियम भी पढ़ा होगा बच्चों, चतुर्भुज से अच्छा समझ में आएगा, उसे समझो। आप तो सुनो, चतुर्भुज योग में क्या पढ़ते थे आप कि एक चतुर्भुज ये रहा, मान लो P वेक्टर, एक भुजा ये रही Q वेक्टर। अगर हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर दें तो इस चतुर्भुज का विकर्ण उनके परिणामी को दर्शाता है। आपको याद है क्या, 11th क्लास में सदिश योग मैंने आपको पढ़ाया था, दो नियम, त्रिभुज का नियम और चतुर्भुज का नियम। तो चतुर्भुज का नियम याद है क्या कि दो भुजाएं दो सदिश हों तो विकर्ण परिणामी होता है। आप विचार करना बच्चों कि एक भुजा तो आपने ये मान ली, दो, एक वोल्टेज तो ये रहा BR और एक वोल्टेज ये रहा आपका BL। तो आप पहले चतुर्भुज बनाओ। चतुर्भुज आप कैसे बनाओगे कि इसके पैरेलल यहां से एक लाइन डालो। अब ये कोण 90 का है तो यहां भी 90 बनना चाहिए, यहां से आपको लंब डालना होगा एक, इस तरीके से चतुर्भुज बनाओ। ये कोण 90 का, हर कोण 90 सा फीलिंग भी आना चाहिए। अब चतुर्भुज बन चुका है तो इसका विकर्ण कुछ शायद ऐसा होगा, इस तरीके से। ये है नेट वोल्टेज आपका V, कौन से सर्किट का, RL का, तो VRL। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया भैया? इस डायग्राम को बनाने में अच्छों के पसीने आ जाते हैं या फिर लोगों को रटना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े, दोबारा से एक बार फीलिंग लेके देखें। मैंने कहा है अगर RL समझ में आ गया ना तो ये मानना RC RLC फ्री फोकट में समझ में आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। बहुत ध्यान से देखें आप कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं, RL सर्किट। तो RL सर्किट में क्या क्या कहानी होनी चाहिए साहब, एक R मान का प्रतिरोध जोड़ दो, L स्वयं प्रेरण गुणांक वाली कुंडली जोड़ दो और इसे कनेक्ट कर दो प्रत्यावर्ती स्रोत से जिसकी वोल्टता है V बराबर V0 साइन ओमेगा T। ये कहानी समझ में आई सबको कि नहीं आई? मान लो परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है I, तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज कितना बनने वाला है IR, कुंडली के सिरों पर कितने बनने वाला है IXL। इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए 1% भी। फिर बनाओगे आप फेजर आरेख, और फेजर आरेख अगर सही बन जाता है तो अब आगे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। विशेष ध्यान फेजर डायग्राम पर देना है। कैसे कैसे बच्चों? सबसे पहले एक एक्स अक्ष लो, समझना, और फिर आप y अक्ष लो। ये मूल बिंदु, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। जब मेरी प्राथमिकता तो वोल्टेज की रहती है कि मैं पहले वोल्टेज को मानूं, क्योंकि वोल्टेज का कोण ओमेगा टी फिक्स है, एक्स अक्ष से मैं ओमेगा टी कोण ले लेता हूं। पर बच्चों जब मैंने अब की बार देखा तो मैंने देखा कि यार चलो वोल्टेज, मैंने एक लाइन खींच ली, चलो पहले आप पहले लाइन खींचो। अब जब आप इसको वोल्टेज का नाम देने गए तो दिमाग में डाउटों की पूरी खजान आ गई कि सर जी यूं बताओ कौन सा वोल्टेज लिखें इसको। दो वोल्टेज है BR और BL। BR लिखूंगा तो BL नाराज, BL लिखूंगा तो BR नाराज। नाराज किसी को नहीं करना भाई, नाराज नहीं करना अपने को। तो सर BL को छोड़ो, करंट एक ही आएगा, इस करंट, इसे अब करंट मानो। अब करंट फिक्स कर दिया तो अब वोल्टेजों की बात करो। BR से पूछा बता भाई तुझे कहां बनाऊं, तो इसने कहा भैया हमें तो आप करंट की दिशा में बना दो, क्योंकि हम तो करंट से 0 डिग्री का कलांतर लेके चलते हैं। तो करंट की ही दिशा में हमने एक वोल्टेज ड्रॉ कर दिया जिसका नाम था BR। फिर हमने BL से पूछा कि भाई बताओ आपको कहां बनाए। BL कुंडली का वोल्टेज करंट से π/2 कोण आगे चलता है, ऐसा मैंने आपको कल पढ़ाया था। और π/2 आगे करना है तो देखो इस कॉलम में तो पूर्ति पड़ेगी नहीं क्योंकि तो पूरा ही 90 डिग्री का था,
कुछ ऊपर से आप स्टार्ट हुए तो आपको थोड़ा ये बड़ा मत लेना, पता चित्र नहीं बन पाएगा आपसे ना, इसे ज़्यादा बड़ा मत लेना, ध्यान देने योग्य बात, क्योंकि बहुत बड़ा ले लिया तो चित्र पता नहीं वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, नहीं बनेगा। थोड़ा स्पेस देके चित्र बनाए नीचे। अब आपके पास आप फीलिंग करें कि दो सदस्य हैं साहब, एक तो बी आर है, एक बी एल है। मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो इजी लगता, पर चूंकि सही तरीका इसका यही है एग्जैक्ट। तो चतुर्भुज बनाने का प्रयास करो। और चतुर्भुज कैसे बनाना है, आप यहां से एक इसके पैरेलल स्केल आपके पास में होगा, स्केल लगा करके पैरेलल लाइन खींचना। और बच्चों ये कोण 90 डिग्री का आपको पता ही 90 का है, सब 90 के होंगे, तो आपको यहां से लंब भी डालना होगा। एक लंब डाल देते हैं इस तरीके से और इसे मिला देते हैं जहां भी मिलेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से। और इसका जो विकर्ण होगा, इसका जो विकर्ण होगा वो परिणामी को दर्शाएगा। परिणामी किसका है सर, वोल्टेजों का है। बी आर और बी एल का परिणामी है। सर्किट कौन सा है, आर एल, तो इसको नाम दिया जाएगा वी आर एल। समझ में आया कि नहीं आया। नेट जो वोल्टेज है आपका बी आर एल है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, सोचिए कि दो सदिश P और Q थीटा कोण पर क्रियाशील होते हैं, तो उनके परिणामी का सूत्र क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो रिजल्टेंट का काम कर रहा है वी आर एल इज इक्वल टू अंडर रूट में पहले वाला यानी कि वी आर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला यानी कि बी एल का स्क्वायर प्लस 2 बी आर बी एल। और बी आर और बी एल में कोण कितना है, 90, cos 90 जमाना 0 आएगा। अगर दो सदिश P और Q 90 डिग्री पर हों तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आता है, क्योंकि cos वाला पोर्शन 0 हो जाता है। तो उसी थीम को ध्यान में रखते हुए बी आर और बी एल 90 डिग्री पर हैं, इनका रिजल्टेंट वी आर एल है। तो क्या वी आर एल इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर आया, हां या ना? क्लियर? आगे बढ़ो बच्चों, थोड़ा और दिमाग लगाएं। सुनो एक बात और बता दूं चित्र में थोड़ा सा। अब परमानेंट वोल्टेज 3 वोल्टेज नजर आ रहे हैं डायग्राम में, बी आर एल और बी एल। अब मुख्य वोल्टेज कौन सा है, ना तो बी आर काम का ना बी एल काम का, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट बी आर एल आ चुका है। तो वी आर एल काम का है, इसका मतलब बी आर एल का एक्स अक्ष वोल्टेज का कोण ओमेगा टी है ना, तो ये वाला कोण आपका ओमेगा टी है। पहली बात तो आप ये समझेंगे, कोणों की विशेष जानकारी हमें होनी चाहिए। बी आर और बी एल 90 डिग्री पर था, इनका रिजल्टेंट ये बी आर एल आया, तो रिजल्टेंट का कोण 90 ओमेगा टी बनेगा। और ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो करंट और वोल्टेज के बीच में ये कोण बन रहा है कि ये कलांतर रहेगा मेरा फाई। ये बताओ कलांतर कितना है, 90 डिग्री ना। अच्छा कौन आगे है कौन पीछे है देखना। सर्किट कौन सा पढ़ रहे हैं, आर एल। तो देखो आगे पीछे कहानी याद कराता हूं आपको टेक्निक से। सर आर की वजह से ना तो कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है, क्योंकि आर तो करंट की दिशा में ही जाता है। एल की वजह से वोल्टेज आगे होता है, शुद्ध एल होता तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता, कल पढ़ा था। पर यह शुद्ध एल थोड़ी ही है, इसमें लक्षण आर और एल दोनों के होंगे। एल आगे करना चाहेगा, आर करंट की दिशा में लाना चाहेगा, मिला हुआ रूप थोड़ा आगे होगा, पर 90 आगे नहीं होगा, कुछ कम आगे होगा। ध्यान से देख, वोल्टेज करंट से आगे है पर 90 ना होकर कुछ कम कोण से है, ये एक अलग बात है। थोड़ी देर बाद और समझाता हूं, पहले इसकी पूर्ति करता हूं। मैंने मान लिया कि करंट आई है, तो बी आर एल का सूत्र क्या बन जाएगा, बी बराबर होता है, दिमाग में रखो, आई आर, धारा गुना प्रतिबाधा, और सर्किट की कुल प्रतिबाधा जेड आर एल हो जाएगी। भाई प्रतिबाधा का प्रतीक कितना होता है, जेड। कौन से परिपथ की, आर एल की, तो जेड आर एल। कल मैं आर सी पढ़ाऊंगा तो जेड आर सी, आर एल सी पढ़ाऊंगा तो जेड आर एल सी से क्या फर्क पड़ रहा है, अंडर रूट में
बी आर, और बी आर कितना है आई आर, इसका स्क्वायर करूंगा तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। बी एल आई एक्स एल, इसका स्क्वायर करूंगा तो आई स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लूंगा, आई आएगा, आई से आई कट जाएगा, तो जो जेड आर एल बचेगा वो बचेगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, यह है आर एल परिपथ की प्रतिबाधा। लास्ट में जब सब सर्किट पूरे हो जाएंगे तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें सबको कंबाइंड करूंगा मैं। आप याद करो, आर परिपथ की प्रतिबाधा आर थी, एल परिपथ की प्रतिबाधा एक्स एल थी, सी परिपथ की प्रतिबाधा एक्स सी थी, और आर एल की कितनी आई है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। बच्चों अगर आर एल को आर बनाना है तो एल का मान 0 होना चाहिए। आप एक्स एल 0 जमा के देखो, आर स्क्वायर अंडर रूट में आर बाहर आएगा, और बिल्कुल आर परिपथ की प्रतिबाधा आर ही थी। आर एल को एल की तरह देखना है तो आर 0 करके देखो, एक्स एल नजर आएगा। कहानी समझ में आई? रही बात कलांतर की, तो सुनना, ये कौन 90 डिग्री का याद रखना। आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आया क्या? ओ ले, इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे समझने के लिए। वैसे समकोण त्रिभुज ओ ए बी नजर आया। ये कौन है? कोण के सामने लंब पता है बी एल, क्योंकि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, और समकोण के सामने कर्ण पता है बी आर एल। जब लंब और कर्ण पता हो तो tan लगाते हैं। कलांतर निकालने का बहुत आसान तरीका देखना आप। समकोण त्रिभुज ओ ए बी आपको दिखा क्या? ओ ए बी में tan लगा के देख, tan, और tan कहता है लंब बटे आधार। कोण के सामने लंब कितना है ये मतलब बी आर, और आधार कितना है आपका, सॉरी लंब आपका है बी एल। लाल बटे का से लंब बटे आधार आपका वी आर है। सारे मान जमा के देख, बी एल आई एक्स एल, बी आर आई आर, आई ने आई को मार दिया, कलांतर आ जाएगा, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला और ये वाला सूत्र है इस चीज में तो, और इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, पर पहले एक एक करके पूरा समझना है। अभी करंट का समीकरण भी निकालेंगे, पर बच्चों उससे पहले आपको कुछ चीजें नोट करनी होंगी। तो अपने पेन कॉपी निकालें और हेडिंग लगाएं आप, आर एल परिपथ। पेन कॉपी निकालें और हेडिंग डाल दें आप। सबसे पहले इसको खत्म करें एक बार, आर एल परिपथ को। छोटी मोटी बातें लास्ट में समझाने के दौरान में और बता दूंगा आपको, है ना। देखिएगा, हमारी तो लैंग्वेज भी वही रहेगी, बदलूंगा नहीं बिल्कुल। आर एल परिपथ में क्या क्या मान लूं कि माना कैपिटल आर प्रतिरोध तथा, अब दो चीज जुड़ रही है ना, एल स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली चित्रानुसार प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जुड़ी हैं, जिसकी वोल्टता कितनी मानता आया हूं बताओ, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ यहां तक खेल समझ में आया कि नहीं आया? और इसका डायग्राम भी बना दें क्या? आर एल है ना, तो एक आर मान का तो प्रतिरोध और एल स्वयं प्रेरण गुणांक वाली कुंडली आपने एसी सोर्स से जोड़ दी। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई? आप यही तो करते आए हो भाई।
आर था तो आर के बारे में बताया, एल था तो एल के बारे में बताया, अब सी है तो सी के बारे में बता रहे हैं। अब जो वोल्टेज हैं वो अलग अलग दिखेंगे आपको। आप मान लो कि माना परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, अतः दोनों का वोल्टेज निकालो। प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता कितनी? VR बराबर IR प्रतिरोध की तो, और एक कुंडली की निकाल लो, तथा कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता VL बराबर IXL। यह बात समझ में आई? परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी मान ली मैंने? I। तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता बन गई VR IR और BL हो गया IXL। देखो बच्चों, कल की बात करूं अगर मैं, जब मैं आपको RC पढ़ाऊंगा तो सिर्फ देखो यहां C धारिता कर दूंगा, संधारित्र लगा दूंगा, और सिर्फ यहां C और यहां C, एक रत्ती भर भी बदलाव नहीं करूंगा। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ढंग से पढ़ना ये लेक्चर, कल आप हवा में उड़ा दोगे उस लेक्चर को, मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपको ड्रॉ करना होगा फेजर आरेख। पहले तो सुनना कैसे, ये मेन इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। अगर इस हेडिंग में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें मुझे उम्मीद है कोई कंफ्यूज नहीं होगा यार। नॉर्मल थ्योरी है, फेजर आरेख है, और उसका मैं आपको बिल्कुल अचूक तरीका सिखा रहा हूँ। जिन शब्दों को मैं कहूँ दिमाग में बसा लेना। कैसे कैसे? सबसे पहले आप एक्स अक्ष बनाओगे, फिर आप वाई अक्ष बनाओगे और एक लाइन खींच देना। अब अक्सर आप इसको V लिखते आए हो, V, पर अब नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते साहब? कौन सा B लिखूं, BR के BL? एक नाराज हो जाएगा, एक लिखूंगा तो। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नाराज मत करो, आप I लिख दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। I फिक्स हो गया। इसे कौन को ओमेगा टी मत लिख देना, ना लागो, तुम्हें पता ही नहीं है I कितना आएगा। BR वोल्टेज के बारे में जानकारी है तो भैया BR से पूछा, बता किधर जाना पसंद करेगा? तो ये तो प्रेमी है करंट का। इसने कहा भैया इसी के साथ चिपका दो, यहीं बैठा रहूंगा मैं तो BR हो गया करंट की दिशा में, ये आपको याद रहना चाहिए। और BL साहब तो वैसे ही आ गए, π/2 कोण आगे हैं, तो π/2 कोण आगे हैं तो घुमा दो साहब को। ज़्यादा बड़ा मत लेना, ज़्यादा बड़ा मत लेना, मैं प्यार बार कह रहा हूँ, अदरवाइज चक्कर पड़ जाएंगे। बना के देखना, सुंदर डायग्राम बनना चाहिए, गजब। अब स्केल आपके पास में ही है, तो आप चतुर्भुज बनाओ, एक आयत जैसी लगभग। क्यों बना रहा हूं? पता होना चाहिए कि सर दो भुजाओं पर दो सदिश हैं, तो विकर्ण परिणामी को दर्शाएगा। ऐसा मैंने आपको 11वीं क्लास में सदिशों के संयोजन में बहुत पढ़ाया था डीपली। तो स्केल लेकर इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींचो, और वो लाइन यहां लंब सी मिलनी चाहिए, इस तरीके से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बन गया ना अपना आयत जैसा। और इसका जो विकर्ण है, ये कोण 90 डिग्री आपने लंब डाला है, इसका जो विकर्ण है, स्केल है आपके पास, तो मजे से मिलाना आराम से। ये है परिणामी वोल्टेज। किस किस का परिणामी है बच्चों? BR का और BL का। तो आप इसे नाम दोगे साहब VRL। क्या नाम दोगे? VRL। परिणामी वोल्टेज ये है ना, ये परिणामी वोल्टेज है आपका। तो अब आपको BR और BL से मतलब नहीं है। और वोल्टेज का एंगल कितना बनता है? ओमेगा टी। ये वोल्टेज एक्स अक्ष के साथ में इसका कोण कितना बन जाएगा? ओमेगा टी।
ये जो बी एल है ये बी आर से π/2 कोण आगे था, बी एल और बी आर में π/2 बना दो, और ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो इस चीज को नाम दूंगा मैं कलांतर फाई। ये डायग्राम बच्चों आपको कॉन्सेप्टली क्लियर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं उस बात को समझना, मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहां आती है। हो सके तो वीडियो वापस चलाओ और जहां से मैंने फेजर आरेख बनाना स्टार्ट किया है एक बार दोबारा फेजर आरेख को ही देखें। अच्छा, अब देखिए परिणामी BRL निकालना है ना। जब दो सदिश 90 डिग्री पर हों तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में p² + q² आता है। दो कौन कौन से हैं? BR का स्क्वायर और VL का स्क्वायर। इसमें अगर मैं मान जमाऊं तो वोल्टेज का सूत्र क्या होता है? धारा गुणा प्रतिबाधा। धारा तो आई फिक्स मान चुका हूं, आई है। प्रतिबाधा, कुल प्रतिबाधा है ZRL, मैंने कहा था ना प्रतिबाधा का प्रतीक Z है। प्रतिरोध BR में निकाल चुका हूं, ये रहा IR, इसका स्क्वायर करूंगा तो I²R², और BL IXL तो I²XL का स्क्वायर, और I² कॉमन लेके I से I काट दूंगा ना, तो ZRL रट लेना अंडर रूट में। समझते जाओ, रटाने के लिए मैं एक लेक्चर और लूंगा अलग से, और सबको एकदम बिल्कुल आपको कंठस्थ करा के छोड़ेंगे। यह है RL परिपथ की प्रतिबाधा। क्या है बच्चों? RL परिपथ की प्रतिबाधा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक चीज तो ये, एक इसमें अगर हम कलांतर की बात करें, कलांतर फाई, तो कलांतर कैसे निकलेगा? O, इसे समझने के लिए A मान लो और इसे कितना मान लो B। तो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, कौन सा? OAB। तो आप समकोण त्रिभुज AOB में tan के बारे में विचार करो, tan के बारे में। और tan होता है लंब बटे आधार। अब ये फाई है तो कोण के सामने लंब ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का पाठ्यांक अपन BL पे से माप सकते हैं ना, बराबर होते हैं। तो ऊपर तो ऐसा BL और आधार, समकोण के सामने ये कर्ण है तो ये आधार बच गया, नीचे BR। BL का मान जमा दो आप IXL और BR का मान जमा दो आप IR। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो जो कलांतर बचेगा ना फाई, वो बचेगा साहब tan इनवर्स कितना? XL/R। ये भी आपको याद होना चाहिए। फाई बराबर tan इनवर्स XL/R, XL/R। ठीक है ना भाई, यहां तक है ना? तो ये हो गया। अब इसमें करंट का समीकरण और लिख लो, आप लिखना चाहो तो। करंट का समीकरण कैसे लिखोगे देखना। कोई आपसे ये पूछे कि RL परिपथ में कौन आगे है कौन पीछे, देखो दिमाग लगाना, रटना नहीं है। RL, R का तो आगे पीछे से कोई मतलब ही नहीं है। L में वोल्टेज आगे होता है π/2 कोण शुद्ध L में, पर RL मिश्रण है, तो भैया लक्षण तो इसमें L जैसे होंगे ना। जो मान लो इसकी मम्मी R और पापा L, तो R और L के लक्षण होंगे। करंट की दिशा में आना चाहेगा और π/2 कोण आगे जाना चाहेगा, मिला हुआ रूप थोड़ा सा आगे होगा पर π/2 कोण आगे नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे आप। इरेज कर रहा हूं एक बार है ना, इसका एक लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट तो कैसे ले पाओगे आप, नोट कर ले इसको, देखिएगा आगे। तो इसमें एक बात अपन क्या लिख सकते हैं कि RL में कौन आगे है कौन पीछे है, इसकी बात देख लो 1 मिनट के लिए। तो एक स्टार लगाकर आप लिख सकते हो कि RL परिपथ में विभव ब्रैकेट में BRL कॉमा धारा से फाई कोण, और फाई जो है याद रखना वो 0 और 90 के बीच में होगा, से आगे होता है। देखो वैसे ही दिमाग लगा लो यार, रटना मत,
कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है। आर एल में आर और एल के लक्षण होंगे। एल में वोल्टेज आगे, शुद्ध एल तो π/2 आगे, और आर एल तो कुछ कम कोण आगे, क्योंकि आर अपनी ओर खींचना चाहेगा उसको। तो भैया पहली बात तो ये फाई कोण आगे होता है। करंट का समीकरण लिखना भी पड़ जाए ना, तो I बराबर I0 ही आता है। साइन वोल्टेज कितना था, ओमेगा टी, और मैंने कहा कि वोल्टेज आगे है, मतलब चित्र में देख लो ना, करंट पीछे है। कितना पीछे, मतलब कम है करंट, कितना, फाई कम है, तो यहां लिख दो -फाई। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कोई कहे सर I0 क्या है, तो देखो I0 को डिटेल में समझ लो। I0 वैसे तो B0 बटे ZRL सर्किट है तो RL रहा होगा, मतलब B0 बटे, और ZRL कितना है आप निकाल चुके हो, अंडर रूट में R² प्लस XL का स्क्वायर। और ये फाई कितना है, तो फाई है साहब tan इनवर्स XL अपॉन R। तो ये कहानी आपकी यहां तक एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? इसको आप नोट कर ले में। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे बढ़िया बढ़िया इसके, है ना, और आरएल सर्किट जाना। इसके बाद के कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे कल, और आरसी सर्किट, इनको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बहुत ढंग से, बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। चीज़ों को बड़ी गहराई से समझें, एक बार समझने के बाद में दोबारा आपको बहुत ईजी लगेगा। टाइम बचे, रिवीजन जरूर किया करो भाई चीज़ों का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी लोगों को हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी अपन फिर कल मिलते हैं, ठीक है, नोट कर लो।